हे गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने 2018 ग्रुप डी के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आपको इसे पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। मैंने हर क्वेश्चंस को बारीकी से एक्सप्लेन करके समझाया है। आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके लिए आगामी ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप इसे पूरा देखेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला सवाल है कि विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 1। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विद्युत कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये 2 कनेक्शन के प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वोल्टेज के अनुसार देखा जाए तो वोल्टेज के अनुसार 2 प्रकार होता है। एक होता है एलटी, एक होता है एसटी। एलटी का मतलब होता है लो टेंशन, एसटी का मतलब हाई टेंशन। एलटी पर 220 वोल्ट कैरी होता है और एसटी पर 11,000 वोल्ट और 23,000 वोल्ट और इससे ऊपर के वोल्टेज को कैरी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलटी एसटी श्रेणी क्रम समांतर क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पीई और प्लस काइनेटिक एनर्जी केई दोनों को मिलाने के बाद हमारा मैकेनिकल एनर्जी एमई प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से किस में 3 कक्षाएं हृदय होती हैं। ठीक है, 3 कक्षाएं हृदय किस में होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास उभयचर, दूसरा है पक्षी, तीसरा है मछली, चौथा है सरीसृप। ठीक है, तो अगर बात करते हैं 3 कक्षीय हृदय की, तो इसका ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए उभयचर सही होगा। ठीक है, उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। अगर बात वहीं पक्षी की जाए तो पक्षी में जो होता है वो 4 हृदय होता है। हृदय के अंदर कक्ष होते हैं। ठीक है, चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्ड ये सब जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। अगर मछली की बात की जाए, मत्स्य वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उसमें जो होता है दो कक्ष होता है। और सरीसृप की बात की जाए तो सरीसृप में भी 2 होता है। और वहीं पर अगर स्तनी की बात की जाए, ठीक है, मैमल्स की बात की जाए तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, पहला है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये सही है। बी नंबर, जलीय माध्यम में OH निगेटिव निर्माण करता है, तो ये भी सही है। सी, कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है स्वाद में खट्टा होता है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वाद में खट्टा अम्ल, ये क्षार नहीं होता है, अम्ल होता है। कौन होता है? अम्ल। स्वाद में खट्टा अम्ल होता है। यहाँ पर बोल रहा है क्षार के बारे में कौन सा गलत है, तो ये स्वाद में क्षार जो होता है स्वाद में खट्टा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 0, बी नंबर 7, सी में है 8 और डी का 6। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। देखिए दोस्त, 7 से जो भी कम होगा वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। और 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षारीय। पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो हो जाएगा क्षारीय, और पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वो हो जाएगा अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है, यूटरस में जो एम्ब्रॉय बनता है उसके विकास के लिए कौन कार्य करता है। तो ऑप्शन है बीजांड, दूसरा अंडाशय, सी नंबर में है भ्रूणपोष और 4 में है युग्मनज। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष ही है जो हमारे भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि लैंगिक रूप से जन्म लेते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं ए नंबर में प्याज, बी में मीठे आलू, सी में अदरक और डी में आलू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। ठीक है, अदरक जो है वो अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं, ये लैंगिक रूप से जन्म लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है।
ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास प्रतिध्वनि, आवृत्ति, डेसिबल, हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। एक चीज़ बता देते हैं कि हम लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत, वो 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। ठीक है, 30 से 40 डेसिबल ये साधारण। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साधारण बातचीत में कितना डेसिबल साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, प्रबलता कितनी होती है ध्वनि की, तो 30 से 40 डेसिबल प्रबलता होती है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है ऑप्शन ऊर्जा के संरक्षण नियम पर, और दूसरा है संवेग संरक्षण के नियम पर, और तीसरा गति के पहले नियम पर, चौथा गति के दूसरे नियम पर। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है दोस्त, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी है ग्रेफाइट, सी है कार्बन और डी है नियॉन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। ये जो ग्रेफाइट है ये प्राप्त किया जाता है कृत्रिम विधि से। उस विधि का नाम है एचिसन विधि। ठीक है, एचिसन विधि। एचिसन विधि की मदद से ग्रेफाइट प्राप्त किया जाता है कृत्रिम तरीके से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.001 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड। देखिए 1/10 इतना सेकंड तक जो हम साउंड सुनते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डाले रहता है। ठीक है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? ठीक है, शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र कौन सा नस करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए निलय, ऑप्शन बी महाधमनी, ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन डी इन्फीरियर वेना कावा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, 12 का सी ये राइट आंसर होगा, सुपीरियर वेना कावा। देखिए सुपीरियर वेना कावा क्या है? हमारे बॉडी में ब्लड को मुख्य रूप से ऊपर और नीचे की ओर ले जाने के लिए दो तरह के नस होते हैं। एक का नाम है सुपीरियर वेना कावा और दूसरे का नाम है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो लोअर बॉडी से ब्लड को कैरी करता है। सुपीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से अपर की ओर ब्लड को कैरी करता है। वहीं अगर इन्फीरियर वेना कावा की बात करें तो अपर बॉडी से लोअर बॉडी की ओर ब्लड को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं बहुपरमाणु, चतुःपरमाणु, दो परमाणु, एक परमाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुपरमाणु। बहुपरमाणु जो होता है एक अणुओं का समूह है जो अपने साथ आवेश को लेकर के चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? ऑप्शंस हैं 15 मोल, 16 मोल, 25 मोल और 10 मोल। तो आपको बता दें कि इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल निकालने का। नंबर ऑफ़ मोल निकालने का फार्मूला होता है दिया गया मास, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान यानी 64 और बटे एलिमेंट का मास। एलिमेंट हमारा क्या है? हीलियम है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो हम 4 से भागा देंगे तो कितना होगा? 16। 16 चौको 64 यानी कि 16 हमारा नंबर ऑफ़ मोल निकल के आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा 16 मोल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का 15 नंबर। कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, ऑप्शन बी यह कार्बन डाइऑक्साइड का समस्थानिक है, ये ऑप्शन सी है हमारा
जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी है। यदि इसे ठंडा किया जाए तो यह सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब 1 एटमॉस्फेयर दबाव को कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। कहता है निम्नलिखित में कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है। कशेरुकी की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं पृष्ठरज्जु, बियासीय सममिति, सी है आंतरिक कंकाल और डी है द्विभागीय सममिति। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बियासीय सममिति। देखिए एक बात बता दें, बियासीय सममिति क्या, सममिति का मतलब होता है एक समान। ठीक है, सममिति का मतलब होता है एक समान। अब बियासी यानी व्यास के अनुसार, व्यास के अनुसार एक समान है तो बियासीय सममिति कहलाता है। एक बात आपके कशेरुकी के बारे में बता दें। कशेरुकी जो होता है उन जंतुओं को बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी अगर विकसित है तो कशेरुकी के अंतर्गत आ जाता है। कशेरुकी जो है कार्डेटा समुदाय का ही उपसंघ है। कार्डेटा समुदाय का उपसंघ है कशेरुकी। ठीक है, जिसे हम लोग वर्टिब्रेट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, देखते हैं कौन गलत है। ऑप्शन ए है हमारा, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जब ये स्थिर है तो गतिज ऊर्जा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन बी कहता है एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है इसकी गणना k = 1/2 mv² के रूप में की जाती है। और डी है गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन गलत है, तो कह रहा स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसमें जो ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विद्युत परिपथ में होते हैं। विद्युत परिपथ में होते हैं क्या क्या होते हैं। चलिए ऑप्शन ए है विद्युत घटक, संयोजी तार, प्लग कुंजी। बी है विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल। सी नंबर विद्युत घटक, संयोजी तार और डी नंबर विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विद्युत घटक भी होना चाहिए। विद्युत घटक से हमारा जो अभिप्राय है वो इक्विपमेंट से है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से है, लाइक आयरन, ये हो गया आपका इस्त्री जिसे बोलते हैं, आपका टेलीविज़न हो गया, इसके अलावा जितने भी बल्ब हो गए, ये सब जो है विद्युत घटक हो गए। संयोजी तार यानी वायर हो गया, सेल यानी बैटरी हो गया और प्लग कुंजी यानी स्विच हो गया। ये सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, तभी हमारा विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ बेटो, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भार के इकाई निम्न में से किसके बराबर है। भार का जो इकाई है किसके बराबर है, आवेग के, त्वरण के, बल के, द्रव्यमान के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बल। भार का जो इकाई हो बल के बराबर है। कैसे, तो भार W = होता है हमारा फॉर्मूला mg। ठीक है, क्या होता है mg। m मतलब मास होता है, g मतलब ग्रेविटी होता है। मास को हम लोग kg में मेजर करते हैं और ग्रेविटी को हम लोग मीटर/सेकंड² में मेजर करते हैं। ठीक है, तो kg मीटर/सेकंड² को हम लोग न्यूटन बोलते हैं और न्यूटन बल का भी मात्रक है। तो हम कह सकते हैं भार की इकाई जो होती है वो बल की इकाई के तुल्य होती है, बराबर होती है, कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 है, कहता है निम्न में से किसका, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है निम्न में से किसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्य, आवेग, विस्थापन और बल। देखिए आवेग और विस्थापन, बल तीनों जो होता है वो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और कार्य के पास डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्य आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बता दें, कार्य यानी W बराबर हमारा फार्मूला होता है FS, या फिर होता है अगर एंगल दिया हुआ हो तो FS cos थीटा। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि 10 मीटर/सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग
P इक्वल टू फार्मूला होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारा 50 kg दे रखा है और वेलोसिटी 20 दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 1000 kg/s। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि Li यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व किस समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु समूह, हैलोजन समूह, शून्य समूह, क्षारीय धातु समूह। तो हमारा 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो क्षारीय धातु हैं और जिसको एल्कली मेटल भी बोलते हैं, और ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बहुविखंडन, ऑप्शन बी द्विखंडन, ऑप्शन सी पुनरुद्भवन और ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विखंडन। एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बंट जाता है, इसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चे का लिंग किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है पिता, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है माता और पिता, ऑप्शन डी है माता। तो इसका राइट आंसर होगा पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे का जो लिंग होता है वो पिता के गुणसूत्र पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिता, ये लड़के में गुणसूत्र होते हैं XY और लड़कियों में होते हैं XX। ठीक है, इसीलिए पिता के गुणसूत्र पर ही जो होता है बच्चे का लिंग वो निर्धारित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्लैटिनम। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्लैटिनम जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला संक्रमण धातु है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्लैटिनम की परमाणु संख्या 78 होती है, याद रखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में काफ़ी इतना ही था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आगे इस चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।